जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में। आ गया हूं फिर से आपके सामने आज नए क्वेश्चन लेकर, क्योंकि मैं जिन क्वेश्चनों पे काम कर रहा हूं वो क्वेश्चन मैंने पिछले कई टेस्ट पेपर उठाकर देखे हैं। उन क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन बने हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन पर क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन बनाता हूं और कई सारे क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन बनाकर आपके सामने लाता हूं। तो मेरी इस मेहनत को बेकार में ना जाए, ये जो मैंने मेहनत की है ये सभी आप पर लागू हो, क्योंकि ये आपके लिए आसान सा मतलब ज्यादा आसान रहेगा। इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जो भी मेहनत रहेगी उसमें मेरी रहेगी। बस आपको तो कुछ नहीं करना है, जब भी आपकी एग्जाम हो एग्जाम में जाके गोला भर के आना है, क्योंकि आप इतना मेरे से सीख लोगे। तो मैं बताता हूं आपको कुछ जानकारी, मेरिट लिस्ट कैसे निकलती है। तो सामान्य ज्ञान पूछते हैं 15 नंबर का, विज्ञान पूछते हैं 15, गणित 15 और जो तार्किक या रीजनिंग जो होती है वो भी 15 नंबर की पूछी जाती है। और जैसे हमारी पीडीए के बारे में पहले भी बता चुके और बार बार बता रहे हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है, हर कदम वर्दी की ओर, हर कदम वर्दी की ओर, यही हमारा लक्ष्य है। इसमें जो गोला दिख रहा है वो 1600 मीटर का गोला है जो हमारे यहाँ पे है। और आप आइए, स्वागत है आपका। और अब बनते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले दिखाऊंगा मैं आपको मेरिट लिस्ट। तो आज का जो मेरा आंसर लगा है सी। आप भी मेरिट लिस्ट, आप भी ये जो OMR सीट लेकर बैठिए। जो एकेडमी से नहीं है वो OMR सीट लेकर बैठिए, बाकी जो एकेडमिक के ही है उनको तो यहाँ हमारे एकेडमी से दे दी गई है। तो ये जो मेरिट लिस्ट दे रखी है ये हमारी इसमें लिंक पे से आपको मिल जाएगी। तो अपन बढ़ते हैं। और हाँ, इसका एक बहुत अच्छा फायदा है कि आप इसको भरते हो, मेरिट लिस्ट को आप भरते हो तो आपका फायदा ये रहेगा कि जैसे कि आप एग्जाम देने गए, सारी चीज आपकी निकल गई और एग्जाम देने गए, तो वहां पर क्या होता है, आपको मेरिट लिस्ट के बारे में पता नहीं, इसमें OMR सीट के बारे में पता नहीं कि OMR सीट में होता क्या है। तो OMR सीट जैसे ही आप लेके बैठोगे ना तो आपका ऐसे 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 हाथ धुजेगा। और लास्ट टाइम में क्या होगा, जब आप 35 क्वेश्चन कर चुके होंगे और 36वें क्वेश्चन पे पहुंचोगे, या आपने 48 क्वेश्चन कर दिया, 49वां क्वेश्चन करोगे और उन्होंने बोला कि भैया टाइम अप, और अगर उस समय आपने 48 क्वेश्चन करने के बाद में भी आपने मेरिट लिस्ट नीचे, वो आपकी जो OMR सीट नीचे नहीं रखी, तो आपकी OMR सीट क्रॉस कर दी जाएगी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे अब जल्दी से। तो आज के मेरे जो क्वेश्चन रहेंगे वो जनरल नॉलेज पर रहेंगे, और मैं आपके सामने जनरल नॉलेज के ही रोज 25 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो धमाकेदार क्वेश्चन होते हैं। और उन क्वेश्चन पे ही अगर आपने काम किया तो पक्का 100% बोलता हूं कि उस टाइप का, अगर किसी भी टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा, जैसे कि मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जो भी सब्जेक्ट पे बात करता हूं, वहां से अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आया तो पक्का कह रहा हूं कि वो क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आओगे। सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए। आशीष राठौर, रवि पाल, जय हिंद, स्वागत है आपका पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में। अपने मित्रों से कहिए वो भी जुड़िए, क्योंकि विजय सर आ गए हैं आपके सामने वो क्वेश्चन लेकर जो किसी पे नहीं बनते वो हम पर बनेंगे। क्योंकि साइंस में टॉपिक 3 है, मैथ्स में टॉपिक 15 या 10 या 12 टॉपिक है, तो आसानी से वो सॉल्व हो जाता है। बाकी लफड़ा जीएस का है, तो जीएस पे अपन बात करेंगे आज। तो आपके सामने आ गया है धमाकेदार क्वेश्चन, गांधी जी की बात आ गई है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां गए थे? लंदन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यही बन जाता है कि जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे कहां हो रहे थे? तो लंदन में हो रहे थे। तो ये कहां पर गए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय या तृतीय, कौन से गोलमेज सम्मेलन में गए थे? और ये जो गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे ये 1930, 1931 और 1932 लगातार 3 बार यह गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इन गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आशीष बता रहे हैं बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यह गए थे, वहां पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो बताना चाहूंगा गांधी जी के बारे में थोड़ा सा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहां पर हुआ था? पोरबंदर में। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माताजी का नाम पुतलीबाई गांधी। कुछ लोगों को पता नहीं है कि माता पिता का नाम भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ इनका जीवन शुरू से ही संघर्षमय रहा। जब इनका जन्म हुआ उसी दिन हमने अहिंसा दिवस मनाया, मतलब 2 अक्टूबर के दिन। अब बढ़ते थोड़े से आगे, यह गए इंग्लैंड पढ़ाई करने, वहां से वापस रिटर्न आए 1915 में। 1917 में इन्होंने पहला नील आंदोलन कर दिया। 1921 में कांग्रेस आंदोलन, 1930 में
लगातार सविनय आयोग आंदोलन 1942 में इन्होंने एक और आंदोलन दिया था, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन का दिया था। उसमें इन्होंने नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था। और इसी बीच में इन्हें कई उपाधियां भी दी गई, जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा रेडियो पे इन्हें प्रसारण में कहा था कि ये हमारे राष्ट्रपिता है, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि आप तो महात्मा हो। ऐसी कई उपाधियां इन्हें प्राप्त हुई। और इनके ही जीवन काल में तब क्या हो, लास्ट टाइम हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद इन्हें 30 जनवरी 1948 को गोडसे द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई, और उस दिन हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जिन कमांडो का आंसर बी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज मैंने जितनी बातें बोली गांधी जी के बारे में, अगर आप इतने भी कर लेते हो तो पक्का आपके गांधी जी से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जनरल डायर को एक क्रूर शासक मानते हैं, क्योंकि इन्होंने खून की होली खेली थी। किस दिन, जिस दिन हमारे यहाँ पे बैसाखी का त्योहार हुआ करता था। 13 अप्रैल 1919 की बात पे चलते हैं। हम कहाँ चलते हैं, अमृतसर में जो वहां पर कौन सा मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है, जस्ट उसके पीछे बैसाखी का त्योहार चल रहा था। वहीं पर ये वहां से आए और इन्होंने वहां पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग ने कुएं में देकर जान दे दी, और कई लोग ऐसे ही घायल हो गए। तो ये वही व्यक्ति है। जी हाँ, तो इनके ऊपर बात करते हैं अपन कि इनकी हत्या किसने की, भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, चंद्रशेखर आजाद या उधम सिंह। यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम आपने कभी भी नहीं सुना है, पर हाँ, जिन कमांडो का आंसर डी आ रहा है वो बिल्कुल सही है, उधम सिंह। रविपाल, सोनू, आशीष जी कमांडो, बिल्कुल सही हो आप। जनरल डायर को जिनकी हत्या की थी उधम सिंह ने। जैसे ही जनरल डायर ने हमारे स्वर्ण मंदिर के पास 10 आकर इन्होंने गोलियां से धुआंधार गोलियां चला दी थी, उसी तरीके से उधम सिंह भी इनकी ही सभा में पहुंचे थे और जनरल डायर को अपना निशाना बनाया और 1940 में इन्हें भी शूट कर दिया। तो आप भी मेरे क्वेश्चन को ऐसे ही शूट कीजिए और बिल्कुल सही आंसर पे काम कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीनबंधु, यह है दीनबंधु। जीएस खरपड़े, सीएस एंडूज, चितरंजन दास या इनमें से कोई नहीं। तो दीनबंधु के नाम से जिसे जाना जाता है वह है गरीबों का मसीहा। तो इनकी बात बताना चाहूंगा, ये जो व्यक्ति थे ये गांधी जी के साथ में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वहां पर उनके साथ गए थे। उसके बाद गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उनके कहने पर ये अफ्रीका की यात्रा पर गए थे। तो इन्होंने भी इनके जीवन में धार्मिक और राजनीतिक कार्य कई किए। ये ईसाई धर्म के शिक्षक थे। ये जो सही आंसर जिनका भी आ रहा है सी आंसर नहीं है इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपके प्रयास ही आपकी सफलता है। तो इसका जो आंसर सही आ रहा है वो सीएफ एंड्यूज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी फिर से आ गई है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की बात हो रही है। यहां पर व्यापार था, कृषि था, शिकार था या पशुपालन था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः व्यवसाय था, काय का व्यवसाय करते थे? बी। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जैसे कि बता चुका हूं मैं कि सिंधु घाटी के लोग एक ग्रामीण व्यवस्था नहीं थी, यह शहरी व्यवस्था के अनुसार रहते थे। आज भी हम गुजरात जैसी जगह में जाकर देखते हैं, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर, इन जगह पर जाकर हम आज भी देखते हैं तो हमें उनकी शहरी व्यवस्था दिखाई देगी। क्योंकि आज जो हम स्नानगर जहाँ स्विमिंग पूल बनाते हैं वही उन्होंने स्नानगर बना रखा था। आज जो हम अन्ना नगर यानी गोडाउन बनाते हैं वो उन्होंने बहुत पहले इस टाइम पे ही बनाकर छोड़ दिया था। तो ऐसी कई सारी प्रतिक्रिया उन्होंने की थी। तो बात आते हैं क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन कि सबसे पहले चंदहुडो और रंगपुर जैसी जगह में चावल की खेती चावल के साक्ष्य मिले हैं। उससे हमें यह पता चलता है कि सबसे पहला इनका जो रहा होगा मुख्य कृषि पर रहा होगा। इन्होंने सबसे पहले कृषि करना सीखा, उसके बाद इन्होंने पशुपालन करना सीखा और ये शहद का उपयोग अपने मिठास के लिए किया करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोनू जी बी बता रहे हैं।
कवि कालिदास, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि कालिदास जी है किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य या हर्ष? जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य की भी बात करी, समुद्रगुप्त की बात करी और हर्ष के बारे में भी हमने कई बार बातें करी है। तो बात करना चाहूंगा कवि कालिदास, तो कवि कालिदास जी के बारे में बताना चाहूंगा। इनके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा से बनता आ रहा है और मैंने कई एग्जाम में उस क्वेश्चन को देखा है। कई बार पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये महाशय वही है जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसके अलावा इनकी कई सारी रचना है, मेघदूतम, अग्निमित्रम, शकुंतलम, ऐसी कई सारी इनकी रचनाएं हैं। तो इसका जो सही आंसर, रवि, सोनू, आशीष जी कमांडो, इसका जो सही आंसर है, इसका सी आंसर बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? ये तो सभी को पता है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है, पर ये किसको पता है कि ये कब बने थे? 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बनकर लागू था, या 15 अगस्त 1947 को जब हम आजादी की लड़ाई जीत चुके थे, 15 अगस्त 1948 या और कई? तो जवाहरलाल नेहरू से बताना चाहूंगा कि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्होंने भी इनके जीवन काल में बहुत सा संघर्ष करा है, कई युद्धों में इन्होंने साथ दिया है। 1920 1922 में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसके ऊपर भी इन्होंने धमाके से काम करा। उसके बाद यह 27-28 में कमेटी के अध्यक्ष बने। उसके बाद में यह 30 और 32 तक में यह कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आए और अभी लास्ट टाइम ये कहां पर पहुंचे? प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे। ये जो भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए थे। तो ये कब आए थे? विजय सी बता रहे, आशीष। जिन कमांडोज का आंसर 15 अगस्त 1947 आ रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले संविधान सभा की पहली बैठक हो चुकी थी। कब? 9 अगस्त 1946 को, और संविधान की प्रक्रिया चालू हो गई थी और जो पद वगैरह का सिस्टम है वो हमारे संविधान से स्टार्ट हो गया था। तो उस समय संविधान प्रक्रिया चल रही थी। तो भैया अब देश अलग हो गया, अब देश अलग हो गया तो हमें क्या चाहिए? एक प्रधानमंत्री चाहिए, मतलब जो भी राजकाज अधिकारी है सारे चाहिए। तो उस समय 15 अगस्त को जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तब हमने नेहरू जी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में हीरे की खान कहां स्थित है? हीरे की खान कहां स्थित है? हीरा सबसे महंगा पदार्थ और सबसे महंगा। तो हीरे का काम कई जगह पर कई जगह में किया जाता है। जैसे कांच काटने के लिए किया जाता है, हीरा काटने के लिए किया जाता है। हीरे में जो कलर होता है वो हीरे में कलर करने के लिए भी किया जाता है। और हीरे का जो सबसे ज्यादा उत्पाद होता है तो वो किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात? सोनू, कमल, योगेश, आशीष, रवि जी कमांडो बिल्कुल। जिनका आंसर ए आ रहा है मध्य प्रदेश वो बिल्कुल सही है। आपने एक गाना सुना होगा, हीरा पन्ना वे। तो जो हीरा सबसे ज्यादा निकलता है वो कौन से शहर में निकलता है? पन्ना शहर में निकलता है। तो वो गाना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हीरा निकलता है वो कहाँ? पन्ना में निकलता है, और पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, वैथलीचरण गुप्त, बाणभट्ट या स्वामी दयानंद? ए असलम, ए विजय जी कमांडो। जिन कमांडो का आंसर कमलेश कमांडो बता रहे हैं, कमलेश गुजरात से है जो कमांडो बता रहे हैं कि बाणभट्ट। तो बाणभट्ट उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाणभट्ट द्वारा जो लिखी गई कादम्बरी पुस्तक जो लिखी गई थी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। और बाणभट्ट के बारे में जैसे कि मैंने बताया था कि ये हर्षनामा इन्होंने ही लिखा है, क्योंकि हर्षवर्धन के शासनकाल में ये मुख्य कवि के रूप में सामने आए थे। और ये एक ज्यादा ग्रंथ, मतलब इनके कई ग्रंथ ऐसे हैं जो प्रसिद्ध है।
तो कादम्बरी। और जो हर्ष चरित्र है, कई बार पूछा जाता है कि हर्ष चरित्र किसने लिखा है, तो बाणभट्ट ने लिखा है। और कादम्बरी भी किसने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी थी। और ये किसके शासन काल में रहे थे, तो ये रहे थे हर्ष चरित्र के शासन काल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना की पश्चिम कमान, ये क्वेश्चन आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप पे बनना ही चाहिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय सेना की पश्चिम कमान का मुख्यालय कहां है? जी हां, मैंने आपसे पूछा है कि अगर आप पश्चिमी कमान पे जाते हो, आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो आप पश्चिम कमानी मुख्यालय पे जाते हो, तो वो मुख्यालय कहां पर है? चंडीगढ़, जयपुर, अंबाला, पटियाला। जी हां, बताना चाहूंगा कि यहां पर कितने मुख्यालय है हमारे यहाँ? 6 मुख्यालय है और एक सैन्य प्रशिक्षण है, ऐसे करके 7 जगह पर है। जैसे कि बताना चाहूंगा, उत्तर में जो है उधमपुर, दक्षिण में पुणे, पूर्व में नहीं बताऊंगा, पश्चिम में, सॉरी पूर्व इधर है और पश्चिम इधर है, तो पूर्व नहीं बताऊंगा मैं, पश्चिम बताओ आप मुझे। पश्चिम में बताऊंगा मैं, पश्चिम में कोलकाता और दक्षिण पूर्व में जो है जयपुर, और जो मध्य में है वो लखनऊ। और यहां पर एक सैन्य का सिस्टम भी है, जहां पर सेना को प्रशिक्षण, मतलब सैन्य को प्रशिक्षण दिया था, वो है शिमला में। तो मुझे पूर्व में आपसे आंसर चाहिए, मुझे लगभग सारे आंसर बता चुका हूं। जिसका भी आंसर चंडीगढ़ आया है वो बिल्कुल सही है। कमलेश, विजय, आशीष जी कमांडो, बिल्कुल आप सही हो जिन कमांडो का आंसर चंडीगढ़ आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं बहुत सारी मेहनत करता हूं, तो आप इसमें अपने कमांडोज को जोड़िए। मैं ये चैनल दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है सिर्फ पृथ्वी डिफेंस एकेडमी को आगे ले जाना। यहाँ पर जितने स्टूडेंट हैं सारे मेरी क्लास को देखें, उन्हें समझे, क्योंकि यहाँ पर बिना काम की बकवास नहीं होती है और ना ही आपका समय खराब होता है। तो जो क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ उसमें आप जुड़िए, और मेरी मेहनत अगर आपको लग रही है कि हाँ यार इन्होंने मेहनत की है, तो आप मुझे जरूर से एक लाइक जरूर कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? अभी हाल ही में एक टीवीएस ने गाड़ी निकाली है राइडर, ये वो वाली राइडर नहीं है। वो राइडर आप कब ला पाओगे? जब आप इंडियन आर्मी में जा पाओगे और उससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां ला पाओगे। तो राइडर की बात आई कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ, लॉन टेनिस, क्रिकेट या बैडमिंटन। यहां पर ये कप दिखाया गया है कि राइडर कप कैसा दिखाई देता, तो राइडर कप इस टाइप से दिखाई देता है। ये किससे संबंधित है? गोल्फ, लॉन टेनिस, क्रिकेट या बैडमिंटन। सुभाष यादव, रवि पाल, सोनू, सुभाष यादव जी, जिन कमांडो का आंसर ए आ रहा है गोल्फ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, उनका बिल्कुल सही आंसर है। गोल्फ से बताना चाहूंगा कि जो गोल्फ है वो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। कहां का? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। और यहां पर क्या होता है, एक छड़ी से, सॉरी उसका नाम, एक छड़ी से एक गोल को मारा जाता है, जहां पर एक बराबर सा मैदान होता है, उसमें गड्ढे बनाए जाते हैं। यहाँ तो वहाँ 9 गड्ढे होते हैं, यहाँ 18 गड्ढे होते हैं, और उन गड्ढों में यह गोल दागनी होती है। जितने गोल दागे जाते हैं और सबके एक अलग पॉइंट होते हैं। तो इस टाइप से यह जो गोल है वो राइडर कप जो दिया जाता है वो गोल्फ के क्षेत्र में दिया जाता है। और गोल्फ कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? यही क्वेश्चन कल मिथुन सर की क्लास में आया था। जिन कमांडो का आंसर इसमें सही जाता है तो यह उम्मीद की जाती है कि हाँ यार वो बंदे बिल्कुल पढ़ रहे हैं, और अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो वो क्लास तो बराबर ले रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि यह क्वेश्चन पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में जितने स्टूडेंट है वो सभी इसका सही आंसर दे। तो 5 नंबर पे है, 7 नंबर पे है, 8 नंबर पे है या 9 नंबर पर है। जीडीपी के बारे में बताऊंगा। ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जी हाँ, इसे सकल घरेलू उत्पाद भी बोलते हैं। इसका रूप यह होता है कि आप अगर एक छोटा से उद्योग लेकर बैठे हो, आपने कुछ उद्योग में कुछ सामग्री बनाई, और उस सामग्री के ऊपर जो आपने खर्चा किया है,
जो भी खर्चा किया है और जो उस पर किराया खर्चा पूरा लगा है उसे ही हम क्या कह लेंगे, कह देंगे जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कह देंगे। तो अभी जो हाल ही में हमारा सकल घरेलू उत्पाद क्या रहा है, सोनू ए बता रहे हैं, अभिराज, सोनू और विजेंद्र भी बता रहे हैं। जिन कमांडो का आंसर 7 नहीं आ रहा है उनसे निवेदन है जरा क्लास ऐसे ले, सिर्फ लेना है क्लास, आपको अलग से कुछ नहीं करना, क्लास ऐसे ले कि सिर्फ समझ में आ जाए। तो जिन कमांडो का आंसर 7 आ रहा है वो बिल्कुल सही है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग, नीति आयोग कब बनाई गई? तो नीति आयोग से पहले बनाई गई थी योजना आयोग। नीति आयोग के बारे में बात करते हैं पहले। तो नीति आयोग कब बनाई गई है? 1 जनवरी 2015, 13 अगस्त 2014 या 13 जून 2015 या इनमें से कोई नहीं। नीति आयोग कब बनाई गई? तो नीति आयोग से पहले एक आयोग बना था जिसे योजना आयोग नाम दिया गया था। जब हमारा संविधान बना था 1950 में योजना आयोग आया था सामने, और योजना आयोग लगातार 2014 तक चला और 2014 में अगस्त में यह योजना आयोग समाप्त कर दिया गया। और जो योजना आयोग था इसका जो अध्यक्ष होता था वह प्रधानमंत्री होता था। अभी क्या बना दी गई, उसकी जगह पे नीति आयोग बना दी गई है। तो नीति का फुल फॉर्म बता देता हूं मैं आपको, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग के बारे में बताना चाहूंगा कि इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी और 2014 में वह योजना अगस्त में बंद कर दी गई थी और इसे सही तरीके से लेकर आए थे नीति आयोग में। इसके जो अभी अध्यक्ष है वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और इसके उपाध्यक्ष जो है, इसके उपाध्यक्ष मुझे आप कमेंट में बताइए, इसके उपाध्यक्ष आप मुझे कमेंट में बताइए। क्या हुआ भैया? इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। तो बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि राजीव कुमार, इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ रहा है। जो किसी कमांडो ने नहीं दिया है तो आप पढ़िए, अगर किसी क्वेश्चन पे बात हो रही है तो उसे ध्यान से पढ़िए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरु शिखर पर्वत, आज फिर यह क्वेश्चन आया है। कुछ सेशन पहले यह क्वेश्चन मेरे सामने पहले भी आया था। तो गुरु शिखर पर्वत कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? अकेडमी में कुछ कमांडो ऐसे हैं जो इस जगह से ही है, इस जगह से ही है। और उम्मीद करता हूं कि जो भी कमांडो वहां से है उसका सभी आंसर फटाफट से टिक लगाए ताकि हम इस क्वेश्चन पे आगे बात करें। जी हाँ, गुरु शिखर की बात करें तो यह उस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 1722 मीटर। यहाँ पर एक भगवान विष्णु जी के नाम से दत्तोत्रा देव के नाम से यह मंदिर सबसे ज्यादा प्रचलन में और प्रसिद्ध है। और यह कौन सी पहाड़ी में आता है? तो अरावली पहाड़ी में आता है। आशीष कमांडो ए बता रहे हैं, उमेश जी कमांडो, जिन कमांडो का आंसर गुजरात आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अगर आप मेरी क्लास भी आप सिस्टमेटिक तरीके से ले रहे हो तो आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे ऊंचा मीनार, भारत का सबसे ऊंचा मीनार, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा, कहां है? भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन है? चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलती मीनार या शहीद मीनार? आपके सामने ये मीनार बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है। 72.5 है लगभग, मतलब 73 समथिंग है। और यहां पर जैसे कि जो ग्रहों के नक्षत्र को पता चलता था ना, कभी वहां इसकी भी चीजें होती थी। और उसके बाद बताना चाहूंगा कि इसकी जो मतलब इसका जो शुरुआत जो करवाई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, पर कुतुबुद्दीन ऐबक इस टाइम पे करवाई थी।
और यह दिल्ली शहर में स्थित है। और इस टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत करवाई थी, पर इसकी मृत्यु कुछ समय बाद हो जाने के बाद रजिया सुल्तान का नाम आपने सभी ने सुना होगा, तो रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश द्वारा इसको पूरा करवाया गया। तो जी हाँ, ये जो कहां पर है, ये कुतुब मीनार है और यह कहां स्थित है, दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ईंट की सबसे ऊंची मीनार बनी हुई है यहाँ, विश्व की सबसे ऊंची मीनार बनेंगे, बोलेंगे इसको हम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर जैन की मृत्यु, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई है? जैसे कि महावीर के बारे में लगभग ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे चुका हूं मैं कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे, ऋषभदेव इसके पहले रहे, पार्श्वनाथ 23वें रहे। मतलब जहां से क्वेश्चन पूछेंगे वही बताएंगे। अगर आपको 24 में से 24 बता भी देंगे तो काम में आने वाला नहीं है, जो इंपोर्टेंट है सिर्फ वही बताएंगे। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहां हुई थी? कुंडग्राम, राजगिरी, पावापुरी या कुशीनगर। इनके बारे में जैसे इनकी माता का नाम बताया था त्रिशला, इनके पिताजी का नाम बताया था शुद्धोधन, सिद्धार्थ, और इनके जो बचपन का नाम बताया था मैंने वर्धमान। और इनकी मृत्यु से भी याद आया कि इनकी मृत्यु जो हुई थी 599 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आप मुझे इसका आंसर दीजिए। विजय कुशवाहा, कमलेश, रविपाल, राजगिरा में नहीं हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था। यहाँ क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और यहां पर इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख, सचिंद्र राय, एस मुखर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो आरबीआई के बारे में बात करना चाहूंगा। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी अप्रैल 1935 में हुई थी। अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हो गई थी। और उसके बाद में यहां पर इसके अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इनका जो सबसे पहला जो अध्यक्ष बना था वो किनके? ब्रिटिश के कहने पर बना था। वो बने थे सी.डी. देशमुख। ये बनाए थे 1943 में बनाए गए थे। वर्तमान में कौन है आप मुझे कमेंट में बताइए। रविपाल सी बता रहे, विजय कुशवाहा, कमलेश, सोनू जी कमांडो गुड, आप बिल्कुल सही हो। अपने मित्रों से कहिए वो भी जुड़े मेरे साथ और मेरे क्वेश्चन पे लाइक जरूर कीजिए। वर्तमान में गवर्नर कौन है? सत्यकांत दास जो है वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्क रेखा, आपके सामने कर्क रेखा फिर आ गई है। मैंने कर्क रेखा कुछ सेशन पहले बताया था कि कर्क रेखा 2 बार, मतलब यहां कर्क रेखा बनी हुई है इस टाइप से, यहां 2 बार काटती है। 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो बनास नदी है, चंबल नदी है, माही नदी है या लूनी नदी है? बनास नदी की बात करें तो यह आरजे में बहती है, मतलब राजस्थान में। लूनी नदी भी जो है आरजे राजस्थान में बहती है। दोनों सतपुड़ा पहाड़ी में ही बहती है। और चंबल की बात करें तो यह एमपी में बहती है और यह भी एमपी में बहती है। चंबल नदी की एक विशेषता है कि यह नदी जानापाव पहाड़ी से निकलकर यमुना नदी में मिल जाती है। अब आती है माही नदी। विजय, सोनू, बिल्कुल माही जिनका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है और माही नदी हमारे धार जिले में बहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई, 11 मई, 9 मई या 7 मई? यहां पर 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं। एक हाथ में रेड कलर का दिल दे रहे हैं और नीचे वाले में दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ वैलेंटाइन डे से संबंधित नहीं है ये। यहाँ पर ये संबंधित है कि यह किसी की जान बचाकर दे रहा है। इसका उद्देश्य है, यह जो संस्था बनी है रेड क्रॉस, इसका यह उद्देश्य है कि किसी की जान बचाना, स्वास्थ्य और रक्षा के प्रति यह एक संगठन बनाया गया है। कब? 1863 में यह बनाया गया था। तारीख आपके सामने है।
रेड क्रॉस एक अंतरराष्ट्रीय संगठन भी है। यह संगठन युद्ध में घायल हुए सैनिकों के लिए बनाया गया है। इसका जो उद्देश्य है मानव जीवन की रक्षा करना है। तो जी हाँ, आ जाते हैं अपन आंसर पे। जिन कमांडो को पंकज, रवि, विजय जी कमांडो 8 में जिन कमांडो का आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली भैया रेल को पूछा है कि रेल कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस या समझौता एक्सप्रेस? तो समझौता एक्सप्रेस जो है भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। 1976 से यह ट्रेन चलाई गई थी समझौते के कारण। राजधानी एक्सप्रेस जो यातायात को जोड़ने के लिए कई राजधानी, इसका नाम ही राजधानी इसलिए पड़ा है कि राजधानी एक्सप्रेस कई राज्यों की राजधानी से मिलती है। और जैसे कि ट्रेन के बारे में बता चुका हूं मैं कि 1853 में इसकी शुरुआत मुंबई से ठाणे में हुई थी और 1856 में यह ट्रेन भाप इंजन के साथ चलाई गई थी। फिर आ जाते हैं शताब्दी एक्सप्रेस पे। तो शताब्दी एक्सप्रेस का जो काम है क्या है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा आयात का काम करती, मतलब सामान यहाँ से वहां ले जाने का काम करती है। और राजधानी एक्सप्रेस जैसे एक राजधानी को दूसरी राजधानी से जोड़ने का काम करती है। आ जाते हैं विवेक एक्सप्रेस पे। तो विवेक एक्सप्रेस जो है वह कन्याकुमारी से, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। तो इसका जो सही आंसर आ रहा है सी। जो भी कमांडो सी दे रहे, पंकज, अधिराज, पंकज जी कमांडो बिल्कुल आप सही हो। शताब्दी एक्सप्रेस इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इसका जो आंसर है विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 4247 किलोमीटर चलकर जाती है वो ट्रेन के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मणिपुर की राजधानी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में। आप सिर्फ भारत का मैप लेकर बैठिए, उसमें देखिए कि कौन सा राज्य कहां पर है, कौन सा पूर्वी राज्य है, कौन सा पश्चिमी राज्य है, कौन सा मध्य राज्य है, कौन सा उत्तरी राज्य है। सारे राज्यों का आप अध्ययन कीजिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन राजधानी से रिलेटेड है सही, जिसमें आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सभी की आपको राजधानी मुंह जबानी याद होना चाहिए। इतनी उम्मीद करता हूं कि अगर मैं जैसे एकेडमी में फिजिकल टाइम में भी आपके साथ में आता हूं, जब आपका फिजिकल हो रहा है और मैं आता हूं आपके पास, तो आपसे कभी भी मैं आके पूछूं कि भैया इसकी राजधानी क्या है, तो आपके ऊपर बनना ही चाहिए। तो आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी मुंह जबानी याद होना चाहिए। ये सभी कमांडो से मेरा निवेदन है। तो मणिपुर की राजधानी के बारे में बात करेंगे। तो मणिपुर की राजधानी कहां है? इंफाल, दिसपुर, ईटानगर या इनमें से कोई नहीं? इंफाल इसकी, मणिपुर की जो राजधानी है इंफाल है। और इंफाल एक मणिपुर का सबसे बड़ा त्योहार, मतलब अच्छा त्योहार, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। यह त्योहार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो भोले बाबा ने जो नृत्य करा था, तांडव नृत्य, वो तांडव नृत्य यहाँ पर इनका प्रसिद्ध नृत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? पूछा है फिर से कि मौलिक अधिकार कितने दिए गए हैं। तो 2, 4, 6, 8 मौलिक अधिकार जो है कि यूएसए से लिए गए हैं। पहले 7 हुआ करते थे, संपत्ति का अधिकार हटाकर कितने कर दिए? 6 अधिकार कर दिए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसे दर्शाया गया है, जिसमें अलग अलग टाइप के 6 अधिकार दिए गए हैं। समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक शोषण, उसके बाद संवैधानिक अधिकार और धार्मिक संस्कृति की रक्षा करना, यह उसमें बताया गया है। तो जी हाँ कमांडो, इसका जिन कमांडो का आंसर सी आ रहा है, 6 आ रहा है। सोनू, विजय, संतोष, पंकज, सूरज जी बिल्कुल सही आंसर जा रहा है आपका सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की सीमा, जी हाँ कमांडो आपके सामने राजस्थान आ गया है कि राजस्थान की सीमा से लगने वाले कितने राज्य है। तो 5 है, 6 है, 9 है या 8 है। तो आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि आपके कौन से राज्य से कितनी सीमा लगती है, तो मैंने बोला फिर से कि बाय मैप अगर देखते हो तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा राज्य कौन सी देश को छूता है या कौन से राज्य की सीमा से
लगा हुआ है। यह भी जो राजस्थान है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है क्योंकि यह पाकिस्तान से लगा हुआ है। बात करते हैं इसके बारे में, तो इससे जो सबसे नीचे जो लगा है वो कौन लगा है, हमारा एमपी, यहाँ पर लगा है गुजरात, यहाँ पर लगा है मध्य प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, और उसके बाद हरियाणा और पंजाब, और इधर पाकिस्तान आ जाता है। इसका तो कोई महत्व ही नहीं। तो यहाँ पर कितने राज्य जुड़े हुए हैं, 5 राज्य इससे जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का, पहले भारत की बात हुई थी, अब विश्व की बात हो रही। विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है जो कि यहां पर गए थे। यहां अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है आपको। इस जगह पर सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति कौन था, 1934 में सोवियत संघ का ये आदमी था जो गया था यहां पर। इससे पहले बताना चाहूंगा वैलेंटीना तेरेस्कोवा, यह भी सोवियत संघ की पहली महिला ऐसी है जो कि अंतरिक्ष में गई थी। ये महाशय हमारे इंडिया से है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे 1984 में। तभी इनसे पूछा था इंदिरा गांधी जी ने कि हमारा भारत देश कहाँ, वहां ऊपर से कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था वहां पे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और नील आर्मस्ट्रांग एक ऐसे व्यक्ति है जो चंद्रमा पर सबसे पहले कदम इन्होंने ही रखा था। तो अब आपके सामने एक ही ऑप्शन बचा है। उम्मीद रखता हूं कि आप मुझे उस आंसर का आप खुद जवाब दे। रजत सर जी भी जुड़ चुके हैं, आपके पीटी उस्ताद, बिल्कुल। तो जिन कमांडो का आंसर ए आ रहा है, मैं यूरी गागरिन, ये जो थे सोवियत संघ के थे या रूस के मान सकते हैं अपन, रूस या सोवियत संघ एक ही देश है। तो ये कब गए थे, 1934 में यह निकल गए थे, कहां पर, अंतरिक्ष पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खो खो कितनी क्रॉस लेंस होती है। इसमें आपसे खिलाड़ी नहीं पूछा है, क्रॉस लेंस पूछा है। इसमें जो क्रॉस सिस्टम होता है वो कितने होते हैं। तो क्वेश्चन सिर्फ ज्यादा वो नहीं है। अगर आप इसमें दिमाग लगाते हो, सिर्फ दिमाग का क्वेश्चन है ये, जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन होता है वैसे ही यह क्वेश्चन है। क्योंकि आपको सिंपल सा फंडा पता है कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। उसमें या तो एक साइड उधर की छूटेगी या इस साइड की छूटेगी। तो इसमें जिन कमांडो का आंसर 8, 5, 11 या 9 आ रहा है, 9 नहीं, खिलाड़ियों की संख्या नहीं पूछी है मैंने। हाँ, खो खो की बात करें तो यह पुणे से शुरू हुआ था। 1960 में पहले पुरुषों ने खेला था, 1961 में यहाँ महिलाओं ने खेला था, और यह कई जगह प्रसिद्ध हुआ। और फिर इसे बाद में इसमें एशियाई गेम्स वगैरह इन गेमों में इसे जोड़ा गया और खेला गया। तो जिन कमांडो का आंसर 8 आ रहा है, पंकज, आशीष, हाँ, जो भी कमांडो 8 बता रहे हैं वह बिल्कुल सही है। तो इसमें 8 क्रॉस लेंस होते हैं। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। शुभम जादव जी जो कि हमारे पीटी उस्ताद आज बता रहे हैं 8 जी, इनका बिल्कुल सही आंसर है। और इनके बारे में बताना चाहूंगा, ये पीटी उस्ताद है भैया, इनकी पीटी में अगर एक बार आप घुसे तो आपकी तबीयत खुश हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था। महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था। तो महर्षि वाल्मीकि के बारे में जैसे कि मैं बता चुका हूं, रत्नाकर, रत्नाभ या रत्नासे या रत्नेश। महर्षि वाल्मीकि द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसे हम, जो भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसे महाभारत कहते हैं, जिसमें 18 अध्याय है। उसका युद्ध 18 दिन तक चला है। यह क्वेश्चन रोज आपके सामने बन रहा है, मतलब यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास समय हो तो आप महाभारत भी पढ़ दीजिए। तो इसका जो आंसर है रत्नाकर, बिल्कुल सही आंसर है। रजत कमांडो जी, रजत पीटी उस्ताद जी बोल रहे हैं कि ए आंसर है भैया। तो हाँ, ए आंसर बिल्कुल सही है। रवि पाल, राहुल यादव जी, रत्नाकर इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन के साथ बताना चाहूंगा कि आप मेरे साथ जुड़िए। आप मेरे साथ अगर इतनी मेहनत, मैं आपके साथ इतनी मेहनत करवा रहा हूं तो मेरे इस पर एक थंब लाइक भी कीजिए, क्योंकि मेरी मेहनत सफल हो और आपकी भी मेहनत सफल हो, इसलिए आपको मेरे साथ जुड़ना है और मेरे साथ बने रहना है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद साथियों।